होम टेक्निकल क्लासेस में सभी का स्वागत। तो आज हम 51 क्वेश्चन से 136 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका 51 क्वेश्चन कौन सा है? ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है? तो ऑप्शन देखिए, रबड़, प्लास्टिक लेपित धातु या उपरोक्त सभी। तो जो ग्रोमेट होता है वो रबड़, प्लास्टिक लेपित धातु से बना होता है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टकारी परिपथ से मिलकर बना होता है। तो डिस्टकारी परिपथ किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन देखिए, ठोस अवस्था डायोड, निर्वात नली डायोड, पारा आर्क वाल्व, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, जो डिस्टकारी परिपथ होता है वो ठोस अवस्था डायोड से बना होता है, निर्वात नली से बना होता है, पारा आर्क वाल्व से बना होता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस का एक प्रमुख भाग है। ऑप्शन देखिए, स्थैतिक बाईपास स्विच, एसएमपीएस, केबीपीएस, एमबीबीपीएस। तो इसका राइट आंसर है एसएमपीएस। इसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो राइट आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। का प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद व चालू करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, कॉन्टैक्टर, इंडिकेटर, फ्यूज, वोल्टमीटर। हमेशा ध्यान रखिए, विद्युत परिपथ को बंद व चालू करने के लिए कॉन्टैक्टर या स्विच आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कॉन्टैक्टर, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है उसका जो ऑपरेट होता है वो किस प्रकार से किया जाता है? तो ऑप्शन है निम्न शक्ति, बी है उच्च शक्ति, सी है बहुत उच्च शक्ति, डी है बिना किसी शक्ति। तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है उसे हम निम्न शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यदि जो एमसीबी है उसको कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाना है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन देखिए, डिन रिले, पीवीसी चैनल, सी है रेसवे, डी है आइसोलेटर। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि जो एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के डिन रेलवे के द्वारा ही लगाया जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीक में निर्णय लेने की क्षमता होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन में तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता होती है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है न्यूरोफिजियोलॉजी तकनीक, बी है एयर पावर वॉश तकनीक, सी है पानी गिरने की तकनीक, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है न्यूरोफिजियोलॉजिक तकनीक। ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग जो वाटर हीटर में किया जाता है वो कौन सा है? जो तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। तो ऑप्शन थर्मोस्टेट, बी है वाटर कूलर, सी है ब्लेंडर, डी है फिक्सर। तो इसका राइट आंसर है थर्मोस्टेट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डबल स्क्वायर केज प्रेरण मोटर के होते हैं? तो इसमें बताना है क्या होते हैं। तो स्टेटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग, स्टेटर में 2 समांतर वाइंडिंग, रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग या विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाले 2 रोटर। तो हमेशा ध्यान रखिए, डबल स्क्वायर केज जो मोटर होती है उसमें रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है। तो 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर। इसका राइट आंसर है सी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल द्वारा विद्युत उत्पादन करने में अल्टरनेटर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा घुमाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, जल द्वारा विद्युत उत्पादन करने में अल्टरनेटर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा घुमाया जाता है? तो वाटर टरबाइन द्वारा, डीसी मोटर द्वारा, लघु जनरेटर द्वारा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर टरबाइन द्वारा, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईंधन की उष्ण ऊर्जा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो किसके द्वारा होती है? जो उष्ण ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसे बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म्स। तो इसका राइट आंसर है स्टीम टरबाइन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंद पात्र है जिसमें कोयले की दहन ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, बॉयलर, आइसोलेटर, इंसुलेटर, रेक्टिफायर। तो हमेशा ध्यान रखें, ये एक बंद पात्र होता है, बॉयलर, जिसमें कोयले की दहन ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदला जाता है। इसका राइट आंसर है बॉयलर, ए। इसका राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक बताना है। ऑप्शन ए, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, टाइटेनियम। तो इसका राइट आंसर है मीथेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय ईंधन है? गैसीय ईंधन बताना है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए है नेचुरल गैस, बी है प्रोड्यूसर गैस, सी है नेचुरल गैस तथा प्रोड्यूसर गैस दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, गैसीय ईंधन में नेचुरल गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पावर ग्रिड, कोरोना, बिजली संयंत्र, पीवीसी। हमेशा संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पावर ग्रिड को संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरण नेटवर्क और उपभोक्ता परिसर में समाप्त होता है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन हो सकता है? जो वितरण नेटवर्क होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उसमें जो एंड्स एट कंज्यूमर होते हैं, जो समाप्ति परिसर में होते हैं, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन हो सकता है? तो सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंगल और थ्री फेज। इसमें होगा राइट आंसर सी। हमेशा ध्यान रखिए, सिंगल और थ्री फेज दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। राइट आंसर थी सिंगल फेज और थ्री फेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है? तो ये बताना है ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक। तो ऑप्शन देखिए, कंडक्टर तथा सपोर्ट, बी इंसुलेटर, सी है क्रॉस आर्म, डी है ये सभी। तो जो ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक होता है, कौन सा होता है? उपरोक्त सभी होते हैं। उसमें कंडक्टर तथा सपोर्टर भी होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं, क्रॉस आर्म और ये सभी। अच्छा, विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त होता है? ये हम पहले टेस्ट सीरीज लाए थे, उसमें भी यही क्वेश्चन थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, जो विद्युत प्रवाहित तार में कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त होता है? हेलोन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सा कृत्रिम श्वसन विधि प्रयुक्त है? तो ऑप्शन देखिए, नेल्सन की कृत्रिम श्वसन विधि, शेफर की कृत्रिम श्वसन विधि, मुख से मुख की कृत्रिम श्वसन विधि, मुख से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। तो इसका राइट आंसर है डी। जब व्यक्ति मुंह से मुंह
नहीं ले रहा होता है तो मुँह से नाक की कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके मित्र को ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन देखिए, मित्र को लाइव कंडक्टर से पीछे खींचना चाहिए, मित्र को झरने से बचाने के लिए उस पर पानी डालना चाहिए, सी फर्स्ट एड बॉक्स आना चाहिए, तत्काल करंट का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और सबसे पहले मित्र को बचाने के लिए हमें करंट का जो स्विच होता है उसे ऑफ कर देना चाहिए। राइट आंसर डी। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉपों का योग शून्य के बराबर होता है? ऑप्शन ए ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, कूलॉम का नियम। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बंद परिपथ में लगता है वो वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है, वो होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक चालक नहीं है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पीवीसी। तो बताना है कि चालक नहीं है, पीवीसी एक चालक नहीं है, ये कुछ चालक की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा है तो वह अवस्था कहलाती है, वो कहलाती है डिस्चार्जिंग। जब कोई भार को धारा प्रदान करता है तो द्वितीयक सेल उसकी जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग। राइट आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसारण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो देखिए, संसारण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी पर टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली, बी है अमोनियम सल्फेट, सी है सिलिका जेल, डी है सल्फर पाउडर। तो हमेशा ध्यान रखिए, पेट्रोलियम जेली लगाई जाती है संसारण से बचने के लिए, टर्मिनलों पर पेट्रोलियम जेली लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि जब सेल लंबे समय तक निष्क्रिय रखा रहता है? तो ऑप्शन देखिए, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, घटकर शून्य हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, लंबे समय तक सेल को डिस्चार्ज रखने पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ टेस्टर के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है विभव के विभाजन विधि, विभव विधि के पतन, प्रतिरोध विधि के पतन, धारा विभाजन विधि पर। तो इसका राइट आंसर है विभव के विभाजन विधि पर। राइट आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों की वर्ष प्रणाली जो वृक्ष प्रणाली के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए बहुमंजिला इमारत, एकल मंजिला इमारत, सी है औद्योगिक तार लगाने, डी है मुद्रणालय। तो इसका राइट आंसर है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घरेलू वायरिंग के लिए पीवीसी कंडक्ट पाइप के व्यास का पसंदीदा आकार होता है? जो घरेलू वायरिंग में जो पीवीसी कंडक्ट हमारे घरों के मकानों के अंदर जो अंदर लगाई जाती है उसे व्यास का पसंदीदा आकार कौन सा होता है? 19 mm। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है बी, 19 mm। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारितामान क्या होगा यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो धारिता होती है वह प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती अतः बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब हम संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम करेंगे तो बेसिकली धारिता का मान भी कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है बी। तीन फेज सिस्टम में तीन फेज वोल्टेज कोण द्वारा प्रतिस्थापित होता है? जो तीन फेज सिस्टम होती है उसमें तीनों फेजों के बीच में मध्य कितना होता है कोण? 120 डिग्री का। तो राइट आंसर है 120।
बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BIS 1293 व 1988 के अनुसार AC एकल फेज वोल्टेज रेटिंग होती है। ऑप्शन देखिए 240, 230, 220, 200। तो हमेशा ध्यान रखें BIS 1293 और 1988 के अनुसार जो AC एकल फेज होता है उसकी रेटिंग होती है 240। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच संबंध होता है। तो लाइन धारा और स्टार में क्या होता है? 3 फेज में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। तो ऑप्शन देखिए, लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना, लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना, लाइन करंट फेज करंट का अपॉन √3 और लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना। तो हमेशा ध्यान रखें इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। जो लाइन करंट होती है वो हमेशा फेज करंट के बराबर होती है। इसका राइट आंसर होगा लाइन करंट फेज करंट के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। अब देखिए डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र होता है। तो 3 फेज शक्ति का सूत्र बताना है डेल्टा सिस्टम में। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 3 गुना फेज करंट लाइन करंट फेज वोल्टेज तो कोस थीटा। तो 3 गुना EP का मतलब होता है फेज वोल्टेज, IL का मतलब लाइन करंट कोस थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DC जनित्र सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे के नियम पर, लेंज के नियम पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, डी है विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम पर। तो DC जनित्र होता है वो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे नियम पर, ए। DC शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार है। जो DC शंट मोटर होती है उसको चलाने के लिए जो सीरीज मोटर होती है उसको 2 पॉइंट स्टार्टर, और शंट मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर, और यौगिक मोटर कंपाउंड मोटर के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर। तो अतः ध्यान रखें DC शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर। राइट आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है। ऑप्शन देखिए, प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से प्राथमिक। तो इसका राइट आंसर यही है। हमेशा ध्यान रखिए चुंबकीय पुंज जो होता है वो प्राथमिक से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राथमिक की ओर गुजरता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा संयोजित ट्रांसफार्मर की तुलना में स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो डेल्टा संयोजित ट्रांसफार्मर की तुलना में स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर की दक्षता हमेशा ध्यान रखें डेल्टा में होती है 3 गुना, स्टार में होती है 1/। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है 1/3। राइट आंसर बी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी? जब कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज के बराबर होंगे। तो ऑप्शन देखिए, कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर। तो अतः राइट आंसर ही ए हो गया है। अधिकतम दक्षता तब होती है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या बढ़ाई जा सकती है? वोल्टेज। राइट आंसर ए। 90 क्वेश्चन देखते हैं। जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। जब वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही लिंब पर होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए ऑप्शन, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, रिंग ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन। इसका राइट आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमआई प्रकार के यंत्र में होता है जो मूविंग आयरन होता है, एक होता है मूविंग कॉइल। तो जो मूविंग कॉइल प्रकार का होता है उसमें रेखिक होता है, जो मूविंग आयरन प्रकार का होता है उसका पैमाना अरेखीय होता है, अरेखीय नॉन लीनियर स्केल। इसका राइट आंसर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मेगर, वोल्टमीटर, एमीटर, ओममीटर। तो हमेशा ध्यान रखिए इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएमसी, पीएमएमसी, पीएमएमसी प्रकार के मीटर का सिद्धांत के समान है। डीसी, डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मूविंग आयरन मीटर या डीसी मोटर। तो हमेशा ध्यान रखिए जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार के जो मीटर होते हैं उसमें वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो गया है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड की शक्ति का अपव्यय है। तो ऑप्शन देखिए, जीना डायोड की शक्ति का अपव्यय होता है शून्य भार धारा पर न्यूनतम होता है, या शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है, या सदैव शून्य होता है, भार धारा परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जीना डायोड की जो शक्ति अपव्यय होता है वो हमेशा शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है। तो इज मैक्सिमम व्हेन लोड करंट इज 0, बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पी प्रकार अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? इसमें बहुमत वाले क्या होते हैं? वाहक, होल होते हैं। तो जो पी टाइप में होते हैं उसमें अधिकतम संख्या में होल्स पाए जाते हैं, और जो एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें अधिकतम संख्या में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिए होल्स होंगे। राइट आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायोड शब्दावली में PIV से अभिप्राय है। तो PIV का फुल फॉर्म बताना है, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया है। पीक ऑप्शन देखिए बी, पोलरिटी, आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, पीक इनवर्स वैल्यू, पीक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसका राइट आंसर पीक इनवर्स वोल्टेज। इसका राइट आंसर हो गया है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइसोलेशन एम्पलीफायर में आइसोलेटर का प्राथमिक कार्य होता है। जो आइसोलेशन एम्पलीफायर होता है उसमें ऑसिलेटर का प्राथमिक कार्य होता है। तो ऑप्शन देखिए, डीसी को उच्च आवृत्ति एसी में परिवर्तित करना, उच्च आवृत्ति एसी को डीसी में रेक्टिफायर करना, डीसी को निम्न आवृत्ति एसी में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी है डिमोलेटर को इनपुट के लिए दोहरी ध्रुवता डीसी वोल्टेज का उत्पादन करना। तो जो आइसोलेशन एम्पलीफायर में जो आइसोलेटर होता है, ऑसिलेटर होता है, आइसोलेशन एम्पलीफायर में जो ऑसिलेटर होता है उसका काम होता है डीसी को उच्च आवृत्ति एसी में बदलना। राइट आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ACR है, ऑप्शन बताना ACR है 3 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति, 3 सतहों 4 सिरे वाली युक्ति, 4 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति,
4 सतह 4 सिरों वाली युक्ति। तो ACR होता है 4 सतह वाली 3 सिरे वाली युक्ति। इसका राइट आंसर हो गया सी। बाइनरी संख्या 0101/2 के बराबर दशमलव संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए इसको कैसे सोल्व करना है। 1 2 4 8, इसके ऊपर लगा देना है 1 0 1 0। तो 1 का मतलब ऑन है और 0 का मतलब ऑफ है। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या ऑन है? 1 4 और 1। तो इनकी दशमलव की संख्या हो जाएगी 4 + 1 = 5। तो इसका राइट आंसर हो गया है सी। 5 कौन से ऑप्शन में? सी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर डी दशमलव संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। तो हेक्साडेसिमल में होता है उसमें 16 तक होते हैं। तो इसमें जो 10 होता है वो होता है A B C D E। तो 10 11 12 13 14 15 E F। अब देखिए A होता है वो होता है 10, B होता है 11, C होता है 12, D होता है 13। तो D इसमें बताना है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में। ये होता है 14, ये होता है 15। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर D दशमलव संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। D है 13। तो इसका राइट आंसर हो गया है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित सत्य सारणी दर्शाता है। इनपुट 0 देने पर, इनपुट A 0 देने पर वह B दोनों 0 देने पर 0। यदि इनपुट A 0 देने पर B 1 देने पर 1। यदि इनपुट A 1 और B 0 देने पर 1 और 1 1 0। तो ये हमेशा ध्यान रखें जो ये ट्रू टेबल है ये किस कौन से गेट की है? हेक्सोर गेट की। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रतीक दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया है, ऑप्शन बताइए। हेक्सोर गेट, नंद गेट, एंड गेट और हेक्सनॉर गेट। तो हमेशा ध्यान रखिए इस प्रकार की जो आकृति बताई गई है, जो सिंबल बताया गया है, ये हेक्सोर गेट का होता है। ये होता है और गेट और फिर इसमें ये एक्सोर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक पिंजरा प्रेरण मोटर को सीधे ही ड्यूल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होगी। बताइए पूर्ण भार धारा के बराबर, पूर्ण भार धारा की दुगनी, पूर्ण भार धारा की 3 गुनी, पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी। जब पिंजरा प्रेरण मोटर को सीधे ही ड्यूल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है, ध्यान रखिए, पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी। राइट आंसर डी। किसी फेज मोटर में घूर्णीय चुंबक क्षेत्र के कोण पर प्रतिस्थापित होता है। ये होता है जो घूर्णीय चुंबक क्षेत्र होता है वो 120 डिग्री के जो एंगल होते हैं उसी पर होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संधारित्र प्रारंभिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन देखिए, आपूर्ति संयोजन के अंतर्विनियम से, बी है अतिरिक्त वेस्टर्न के संयोजन से परिवर्तन से, सी है प्रारंभिक वेस्टर्न अथवा कार्यरत वेस्टर्न के संयोजन के परिवर्तन से, डी है केवल कार्यरत वेस्टर्न के संयोजन परिवर्तन से। तो हमेशा ध्यान रखिए जो संधारित्र प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग अथवा दोनों के। तो इसमें देखिए ये होता है रनिंग वाइंडिंग
और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कार्य वेस्टर्न के संयोजन परिवर्तन करने से बदली जा सकती है। इसका राइट आंसर है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी और डीसी दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, जो एसी और डीसी दोनों आपूर्ति पर कार्य करें? तो उसका ऑप्शन देगी शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका राइट आंसर हो गया है यूनिवर्सल मोटर, जो एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग है कोयल वाइंडर, फैक्स मशीन, लिफ्ट व होइस्टों में, कंप्रेसर में। तो हमेशा ध्यान रखिए जो स्टेपर मोटर होती है, उसका प्रयोग हमेशा फैक्स मशीन में किया जाता है। राइट आंसर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक है? जो हमेशा अल्टरनेटर के जो एक्साइटेशन में जो एक्सटायर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है शंट चनित्र का, बी, एक्साइटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई कुंडली चालक व चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो प्रेरित ईएमएफ होगा। जब कोई कुंडली चालक व चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो प्रेरित ईएमएफ होगा पश्चगामी, अग्रगामी, अधिकतम, जीरो। अतः ध्यान रखें इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम, मैक्सिमम होता है जब वह कुंडली के लंबवत होता है चुंबकीय पुंज। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घूर्णीय आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में होंगे। जो स्टार में जो 3 फेज वाला होता है उसमें कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है? उसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता है 4 स्लिप रिंग 4 होती है। यदि स्टार वाइंडिंग में ये होती है तो 4 स्लिप रिंग उसमें लगी होती है। डेल्टा में 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेशन है तब पावर फैक्टर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सिंक्रोनस मोटर का जो अंडर एक्साइटेशन होता है उससे पावर फैक्टर फर्स्टगामी होता है, और जो अति उत्तेजित एक्साइटेशन होता है उससे लीडिंग होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अंडर एक्साइटेशन, जो अंडर एक्साइटेशन है उससे पावर फैक्टर हो जाता है पश्चगामी। इसका राइट आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब वाइंडिंग में परिणामी पिच लगभग बराबर होनी चाहिए। पृष्ठ पिच का दुगना, बी है अग्र पिच का दुगना, पृष्ठ पिच और अग्र पिच के योग के बराबर, डी है अग्र पिच तथा पृष्ठ पिच के अंतर के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखिए बैक पिच और फ्रंट पिच के अंतर के बराबर होती है। इसका राइट आंसर हो गया है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाई गई वाइंडिंग की आकृति क्या है? तो इसमें बताना है जो वाइंडिंग की आकृति है वो किस प्रकार की है। तो ऑप्शन में मेष आकृति कोयल वाइंडिंग, डायमंड मेष आकृति कोयल वाइंडिंग, सकेंद्रीय वाइंडिंग और बास्केट वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर है सकेंद्रीय वाइंडिंग, सी। यदि ध्रुवों की संख्या 4 है तो खांचों की संख्या 24। तो ध्रुव पिच बताइए, पोल पिच। तो हमेशा ध्यान रखिए स्लोट पर पोल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोट पर पोल। तो स्लोट कितने हैं? 24 और 4 पोल, तो ऑप्शन हो गया 6। इसका राइट आंसर हो गया 6B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एसी मोटर वाइंडिंग में कोयल समूह की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र, जो कोयल समूह की संख्या का गणना करने के लिए जो सूत्र होता है, जो एसी मोटर वाइंडिंग होती है उसमें जो कोयल समूह होते हैं, जो कोयलों के समूह होते हैं, उसके नीचे कितने पोल हैं, एक तो इस पर निर्भर करता है और वह कितने फेजों में बनाई गई है। तो इसका ध्यान रखें हमेशा, फेज इनटू पोल, ये क्या होता है, कोयल समूह, वाइंडिंग समूह होता है, कोयल ग्रुप उसे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया है फेजों की संख्या इनटू पोलों की संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि इनपुट एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग डिस्टकारी का उत्पादन डीसी वोल्टेज होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब जो इनपुट एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग डिस्टकारी का उत्पादन डीसी वोल्टेज क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एसी इनपुट वोल्टेज है ये क्या मान है, ये आरएमएस मान है इसका। और जो अर्ध तरंग डिस्टकारी उत्पादन डीसी वोल्टेज होगा वो होगा एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज तो ये लगभग होता है 30 वोल्ट का 45% के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 पॉइंट काटने पर प्राप्त होंगे। इसका राइट आंसर हो गया है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेतु डिस्टकारी में आउटपुट पर रिपल आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक है। तो एक सेतु डिस्टकारी में जो आउटपुट पर रिपल आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक है, समान, दुगनी, तीन गुनी, चौगुनी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सेतु डिस्टकारी होती है उसकी आउटपुट जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 गुना। ये होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिजली काटने के बाद भी किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। अंडर करंट रिले, वोल्टेज रेसलिंग रिले, सी है लेचलिंग रिले, डी है करंट रेसलिंग रिले। तो हमेशा ध्यान रखिए, बिजली के कट जाने के बाद भी किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, तो उसे बोलते हैं लेचिंग रिले। लेचिंग रिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनी कोड के अनुसार में न्यूट्रल के लिए कलर कोड होता है। तो न्यूट्रल का पता ना, न्यूट्रल का होता है काले रंग का। तो इसका राइट आंसर हो गया है सी। और अर्थिंग के लिए होता है हरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू यूज टू calculate the voltage drop to select and determine the size of cable for panel wiring installation where are resistance of conductor meter L, distance of the load current from the supply and ends in meters and total copper Q। तो इसका राइट आंसर है ए। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 2 गुना आर गुना एल गुना आई होता है, हमेशा ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत इस्त्री में दाब प्लेट का कार्य है। जो प्रेशर प्लेट होती है, जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो प्रेशर प्लेट होती है उसका प्रेशर प्लेट का कार्य बताना है। तो ऑप्शन तापक तंतु को ढकना, बी है वस्त्रों पर इस्त्री करते समय दाब डालना, सी है तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग प्रदान करना, डी है उपकरणों के लिए आधार कार्य करना। तो इसका राइट आंसर है टू ऑब्टेन ए क्लोज फिटिंग ऑफ द हीटिंग एलिमेंट विथ द सोल प्लेट। इसका राइट आंसर हो गया है सी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गीजर में एक दोष है, अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर ये गर्म पानी प्रदान नहीं करता है। तो इस दोष का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए, यदि कोई गीजर गर्म पानी नहीं कर रहा है स्विच ऑन करने पर भी, तो इसमें क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट स्विच खुली स्थिति में थर्मोस्टेट संपर्क एक दूसरे से वेल्ड। सी है, थर्मोस्टेट बहुत अधिक रेंज में सेट है। डी है, थर्मोस्टेट हीटर की आपूर्ति से अलग नहीं करता है। इसका राइट आंसर है थर्मोस्टेट संपर्क खुले स्थिति में है ए, तभी वो जो गीजर है वो पानी गर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विद्युत ओवन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ, तो हमेशा ध्यान रखें तापक तंतु में जो प्रयोग पदार्थ किया जाता है उसका नाम है नाइक्रोम। राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाद मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का प्रयोग होता है, बताइए कौन से मोटर का खाद मिक्सर में प्रयोग होता है? फूड मिक्सर में। हमेशा ध्यान रखिए फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी होगा, यूनिवर्सल मोटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली है, तो जो औद्योगिक पावर वायरिंग में अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में जो पावर वायरिंग होती है जिसमें जो वायरिंग प्रणाली होती है वो कौन सी होती है? तो ए गुप्त धातु नलिका, पीवीसी नलिका, सतह धातु नलिका या फिर सतह पीवीसी नलिका। तो हमेशा ध्यान रखें जो औद्योगिक पावर वायरिंग होती है उनमें हमेशा ही सतह धातु नलिका का उपयोग किया जाता है। सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईई के नियम संख्या 54 के अनुसार उपभोक्ता को निम्नलिखित में तथा मध्यम वोल्टेज के लिए वोल्टेज ड्रॉप से अधिक नहीं होना चाहिए। आई नियम के अनुसार में जो आई नियम 54 के अनुसार में जो उपभोक्ता और निम्न तथा मध्यम वोल्टेज में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 5% से अधिक। राइट आंसर डी। जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में क्या होता है? ऑप्शन देखिए, परिचालन लागत निम्न तथा प्रारंभिक लागत उच्च। बी है, परिचालन लागत उच्च तथा प्रारंभिक लागत निम्न। सी है, परिचालन तथा प्रारंभिक लागत दोनों उच्च। डी है, परिचालन तथा प्रारंभिक लागत दोनों ही निम्न। तो हमेशा ध्यान रखें जो जल विद्युत संयंत्र जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें जो प्रारंभिक लागत लगती है जो उच्च होती है, लेकिन परिचालन लागत निम्न होती है। तो इसकी परिचालन लागत निम्न तथा प्रारंभिक लागत उच्च। तो राइट आंसर ए। 128 एक एटॉमिक मास यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, तो 931.4 ME वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर 931.4 ME वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बायोगैस बना होता है ए केवल मीथेन का, बी कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का, सी है केवल इथेन का, विशेष कार्बनिक गैस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुछ अशुद्ध सहित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकतम पवन ऊर्जा के समानुपात में उपलब्ध होता है, जो पवन ऊर्जा होती है ना, पवन ऊर्जा में जो किस समानुपात में उपलब्ध होता है बताना है। ऑप्शन है वायु घनत्व, हवा के वेग घनत्व, रोटर व्यास के वर्ग और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका डी। सौर संग्रह में पारदर्शी आवरण हेतु प्रदान किया जाता है, जो सौर प्लेट होती है उसमें जो पारदर्शी जो आवरण लगाया जाता है उसके ऊपर, तो उसका क्यों प्रदान किया जाता है बताना है। तो ऑप्शन ए है संग्राहक को धूल से बचाने, बी है वायुमंडल के नीचे संग्राहक से ऊष्मा क्षति को बचाने, सी है केवल सौर विकिरण पारसित करने, या उपरोक्त सभी।
तो है पारदर्शी आवरण का कार्य होता है उपरोक्त सभी। डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लेगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लेगा? परमाणु शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति, जल शक्ति संयंत्र, गैस टरबाइन। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लेगा। सी। हमेशा ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किसी सेवा लाइन को टेप नहीं किया जाना चाहिए। किसी सेवा लाइन को टेप नहीं किया जाना चाहिए मध्य विस्तार से, प्रारंभिक बिंदु से, समापन बिंदु से या फिर कुचालक के निकट से। तो हमेशा ध्यान रखें इसे मध्य से टेप नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़ी बिजली के खंभे पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार के कुचालक का प्रयोग में लाया जाता है? पोस्ट कुचालक, पिन टाइप कुचालक, स्ट्रे कुचालक, सेकल कुचालक। तो हमेशा ध्यान रखिए जो हाई टेंशन जो ओवरहेड होती है लाइन, उसके जो चालक कतार में खड़े बिजली के खंभे को सीधा रखने के लिए उसमें होता है पिन टाइप कुचालक, बी। इसका राइट आंसर हो गया है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज जब बनता है, यही इसका राइट आंसर है। हमेशा ध्यान रखिए जो कोरोना होता है वो कोरोना इफेक्ट होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ही बनता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चालक का स्क्रीन प्रभाव बढ़ने के साथ कम हो जाता है। आपूर्ति फ्रीक्वेंसी, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, चालक के क्रॉस सेक्शन, चालक पदार्थ की पारगम्यता। तो हमेशा ध्यान रखिए जो स्क्रीन इफेक्ट होता है वो हमेशा चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने के साथ कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, बी। चलो देखते हैं। चलो आज के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। चलो इसी प्रकार से हम फिर से देखते हैं। हथौड़ी और क्वेश्चन तो नहीं है, देखते हैं। नहीं है तो इसी प्रकार से हम फिर से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।